फिजिक्स में न्यूमेरिकल की सीरीज में पढ़ते हैं आगे, और हम 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे थे। और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में 2 क्वेश्चन जो हैं अपने कंप्लीट हो गए थे, यानी चैप्टर नंबर 1 के अपने 2 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए प्यारे बच्चों। क्या हमें यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा टॉपिक इससे लिंक हो रहा है, उसको आप सही तरीके से समझकर जब हल करोगे तो न्यूमेरिकल जो है वो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। और साथ में आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास से आप किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों का जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तो ये हमारे पास में उतने ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से हमें समझ में आते हैं। प्रारंभ में हमें यहाँ पर समय लगता है, लेकिन जितनी ज्यादा बार इनका अभ्यास होता है तो बाद में हमें उतना समय नहीं लगता है जितना कि प्रारंभ में लगा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अनुसार हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसका करते हैं सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पर हमारे पास में है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम टी, यानी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जी यहाँ पर है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यानी 11th क्लास में आपके जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो बल का फॉर्मूला था वहां से इसको उठाया हुआ है। और के ई स्क्वायर ये आपके यहाँ पर कूलॉम के नियम से रिलेटेड हो रहा है। के हमारे पास कांस्टेंट है और ई जो है वो आपके एक तो प्रोटॉन का आवेश है और एक आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश है, विमाहीन है। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमें यह बताना है कि ये जो अनुपात यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक विमाहीन है। क्लियर है? भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, यानी यहाँ पर ये जितने भी नियतांक है इनके मान सारणी से आप देख लीजिए आराम से, वैसे आपको याद होते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसकी वैल्यू रख कर इसका आंसर निकालना है। और हमें यह भी बताना है कि यह अनुपात हमें क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट में तो हम इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो हमारे पास में नंबर फर्स्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है के ई स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास में है कैपिटल जी एम ई, और यहाँ पर हमारे पास में है एम पी। यहाँ पर जो जो राशियां यहाँ पर दी हुई है इन सब की विमा यहाँ पर रख लीजिए, सबको इकट्ठा कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। विमाहीन ये आ जाती है, यानी M0 L0 T0 आ जाता है, तो हमारा एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर के का जो विमीय सूत्र होता है, आप यहाँ पर जो कूलॉम का नियम है फोर्स का वो अप्लाई कर लीजिए। F बराबर होता है के, Q1 Q2 है आपके पास, तो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आवेश सेम है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q1 की जगह भी E है और Q2 की जगह भी E है। इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव में, लेकिन कूलॉम के नियम में दोनों ही आवेशों का क्या लिया जाता है, परिमाण काम लिया जाता है। और हमारे पास में यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर। तो के का विमीय सूत्र अगर आपको याद है डायरेक्ट तो आप लिख लीजिए, अन्यथा आप यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ बन गया ऐसे, एफ आर स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास में क्या है, ई स्क्वायर। यहाँ से अगर इसका विमीय सूत्र हम बनाना चाहें तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एफ का जो विमीय सूत्र है वो तो हम जानते हैं M1 L1 यहाँ पर हमारे पास, और T-2 ये तो हमारे पास में है बल का, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया दूरी, और इसका हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर के का अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन याद नहीं है तो आप पहले बना लीजिए। ई का होता है आवेश का A1 और T1, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया A2 और T2। अब आप इनको इकट्ठा कर लीजिए तो फाइनल हमें के का विमीय सूत्र मिल जाता है। तो देखिए आप यहाँ से ए स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये भी घात -2 हो जाएगी, और ऊपर माइनस की घात पहले से ही 2 है,
तो यहाँ पर घात -4 बन जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली क्या बन गया, देखो प्यारे बच्चों, m1 L1 ये रहा और L2 ये रहा, तो L की घात कितनी हो गई, 3। क्लियर है। और T की घात कितनी बन चुकी, -4 और A की घात -2। तो ये तो हमें मिल चुका है K का विमीय सूत्र। क्लियर है, कोई समस्या हो तो बताइए। इसी प्रकार से हम यहाँ पर G के लिए भी यूज कर लेंगे, इसका भी हम यहाँ पर बना लेते हैं और फिर इसका बाद में हल करते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण वाला जो फोर्स है उसका जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल G m1 m2 और बटा में था r²। सेम इसी तरीके से G का हमें निकालना है, तो G का हमारे पास क्या बन जाएगा, f r² और बटा में हमारे पास में आ गया m1 और m2। यहाँ देखो f और r² तो इसमें भी था और इसमें भी है, तो इनका हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, किसी का भी अगर आपको नहीं आता है उसका सूत्र लिखिए, उसमें आपको जिसका भी विमीय सूत्र चाहिए उसको आप सिंगल बना लीजिए, बाकी जो जो भौतिक राशियां हैं उन सब के विमीय सूत्र आप रख लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास m1 द्रव्यमान है, m2 भी द्रव्यमान है, दोनों आपके स्क्वायर हो गया, इकट्ठा कर लीजिए। देखो m1 है यहाँ पर और यहाँ पर m2 है, घातांक वाला नियम लगेगा तो m की घात -1 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या बचा, m की घात बच गया -1 और L1 और L2 यहाँ पर घात हो गई 3 और T की घात यहाँ पर पहले से ही कितनी है, -2 और A वगैरह तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो द्रव्यमान से रिलेटेड है। तो G का तो हमें ये मिल चुका और K का हमें ये मिल चुका। अब आपको यहाँ पर ये दोनों अप्लाई करने हैं। क्लियर है। यहाँ पर K का जो विमीय सूत्र है वो हमारे पास में क्या है, m1 L3 T-4 और A की घात -2 और G का जो विमीय सूत्र है वो हमारे पास में है m-1 L³ और T-2। ये हमारे पास में इनके विमीय सूत्र हैं। ये अब तक हमने एक तरह से रफ कॉपी का यूज किया है, हमें तो इसमें रखना है, इनको हल करके आंसर निकालना है। क्लियर है। ये हमने जो इधर से हल किया है वो याद है तो ठीक है, अन्यथा हमने इसको कैलकुलेशन करके मान ज्ञात किया। अब नेक्स्ट हम इसका मान रख लेते हैं और इसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में चेक करते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास में है ke² बटा में है हमारे पास में G, यहाँ पर me और mt, ये एक विमाहीन अनुपात है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। तो भाई यहाँ पर k का जो विमीय सूत्र है अभी हमने ज्ञात किया है m1 L³ T की घात -4 और A की घात -2, ये तो हमने k का लिख दिया। e² यहाँ पर लिखा हुआ यानी आवेश का, तो आवेश का अभी हमने लिखा भी था, स्क्वायर हो रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ A2 और T2। A2 और क्या लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, T2 लिख लेते हैं, ये हो गया T की घात 2। G का अभी हमने लिखा है m की घात -1 L की घात 3 और T की घात -2। लो जी साहब, यहाँ पर द्रव्यमान का हो गया me का m1 और दूसरे mp का भी क्या हो गया m1, तो दोनों हो गए m2। ये लीजिए, अब आप इनको भी हल कीजिए। यहाँ पर आपके पास देखो ऊपर क्या बच रहा है उसको देख लीजिए आप तो एक बार, ये देखिए ऊपर हमारे पास m1 इधर है ही नहीं, m1 तो हो गया, ये लो L की घात 3 है और इसमें L की घात नहीं है, तो मैं यहाँ पर L की घात 3 रहने देता हूँ, ऊपर वाले को हल कर रहा हूँ मैं। T की घात -4 है और T की घात 2 है, तो यहाँ पर T की घात -2 बच गया। A की घात -2 और A की घात +2, ये A की घात 0 होगा, तो ये हट चुका आपके यहाँ से। नीचे देखिए आप यहाँ से m की घात यहाँ पर तो माइनस का 1 है और यहाँ पर है m की घात 2, तो नीचे बच गया m की घात 1। L की घात 3 है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं और T की घात -2 है। तो यहाँ अंश और हर में देखो दोनों ही विमीय सूत्र सेम है और घातांक नियम से
ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटाएंगे तो आपके पास देखो 0 0 ही बचेगा। इसका मतलब हमारे पास फाइनल क्या बचा, m0, l0 और t0। इसका मतलब ये जो अनुपात है वो क्या है, विमाहीन है, यानी पूरे अनुपात की कोई विमा नहीं है। ये तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सेकंड में क्या करना है, इन सब की वैल्यू रखनी है और इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। वैसे ये के ई स्क्वायर जो है वो आपके वैद्युत बल से मिल रहा है, यानी कूलम्ब बल से, और ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल से मिल रहा है। तो फर्स्ट में तो कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, नहीं है तो अब हम बढ़ते इसके आगे और इसका भाग हल करते हैं सेकंड। सेकंड में हमारे पास में है ये वाला, मैं यहाँ पर वैद्युत बल को लिख लेता हूँ एफ ई से, और फॉर्मूला इसका जो है वो बन जाता है के ई स्क्वायर और बटा में क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को दर्शा देता हूँ मैं एफ जी से। इसका फॉर्मूला जो है वो है जी, यहाँ एम ई और यहाँ पर एम टी। यहाँ एक ई तो है इलेक्ट्रॉन का आवेश और दूसरा ई जो है वो है प्रोटॉन का आवेश। परिमाण यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर माइनस की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर अनुपात करेंगे तो इसमें जब इसका भाग देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। देखिए ये आ गया आपके पास एफ ई और ये हो गया आपके पास में एफ जी। जब भाग देंगे तो आपके पास यही मान आएगा के ई स्क्वायर और जी एम ई और एम टी। ये जो फॉर्मूला है वो इन्हीं का अनुपात है। अब हमें करना क्या है, इनके मान यहाँ पर रखने हैं, मान रखने हैं, हल करने और आंसर निकाल देना है। तो के का मान तो हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9, इससे पहले वाले दोनों सूत्रों में भी हम काम में ले चुके हैं। ई का मतलब है 1.6 गुणा में 10 की पावर -19, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर लगा देते हैं। जी का जो मान होता है ना सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का, वो होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11। ये 11th क्लास का गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 केजी में, और प्रोटॉन का हम जानते हैं 1.67 और गुणा में है 10 की पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन का भी यही काम में लिया जाता है, वैसे न्यूट्रॉन का थोड़ी भारी कण होता है। अब हमें यहाँ पर इनको हल करना है। यहाँ तो हो गया 9 अंकों को आप एक जगह कर लीजिए जिससे पता चल जाएगा कितना गुणा भाग करना है। 1.6 यहाँ पर है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये बन गया 2.56 अंकों को लिख रहे हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो गया 6.67। आराम आराम से समझिए और हल आप स्पीड से कीजिए, समझो आराम से, और बाकी का काम फिर स्पीड से करना है आपको। ये लीजिए, ये तो हो गया यहाँ तक का काम। अब की पावर को कर लीजिए आप इकट्ठा, देखो 10 की घात यहाँ पर है 9, चलो जी 10 की पावर यहाँ पर -19 है, उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी घातांक के ऊपर घातांक तो गुणा हो जाती है, तो ये हो गया 10 की पावर -38। लो जी, अब यहाँ पर मैं नीचे वाली घातों को भी ऊपर ले जाता हूँ ताकि फिर घातों की जोड़ ही करना पड़ेगा। 10 की पावर -11 है तो ये 10 की पावर +11 बन गया। वैसे घटा लीजिए आप, ऊपर वाले में से नीचे वाली घात घटा भी सकते हो। 10 की पावर -31 है, ये ऊपर जाके ये भी प्लस का बन गया। लो जी, और ये 10 की पावर 27 जो है वो नीचे था, ये भी ऊपर जाके किसका हो गया प्लस का। अब हमें क्या करना है, इनकी सिर्फ घातों को जोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास इसको हल करने पर, यानी इन दोनों को आप गुणा करो, ठीक है, यहाँ पर इन तीनों को गुणा करो और फिर इसमें भाग दे लो जो आंसर आ रहा है जो, और इनकी यहाँ पर घातों की क्या कर लो, जोड़ कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मान आ जाता है, तो जो अनुपात दिया हुआ था ना वो रियल में हमारे पास है क्या, एफ ई बटा एफ जी का मान है। तो ऊपर वाले मानों को गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में मान आ जाता है 23.04, और नीचे वालों को जब गुणा करते हैं तो हमारे पास इसका जो मान आ जाता है 101 पॉइंट यहाँ पर आ जाता है 36, और घातों का जब आप जोड़ करोगे तो उसका आंसर आ जाता है 40। ये पहले से ही कंप्लीट किया हुआ है, मैंने तो कर लिया था, अब आपको खुद से हल करके देखना है, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है तो आप खुद से भी हल कीजिए। ऐसे नहीं कि भाई टीचर ने समझा दिया लिख दिया तो आप लिख के काम फ्री, आप खुद से गुणा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद को गुणा करना है, भाग भी देना है, तो
खुद से ही इनका भाग दीजिए, गुणा कीजिए और फिर मैच करके देखिए आपका आ रहा है अथवा नहीं। तो भाग देने पर हमारे पास यहाँ पर जो मान आएगा ना, यहाँ पर देखो 10 की पावर 40 है, एक 10 में इसके साथ गुणा कर देता हूं तो हमारे पास ये बन जाता है 230 पॉइंट में 4। एक पॉइंट दाईं तरफ खिसक जाएगा, प्लस की घात है, और यहाँ पर आ जाएगा 101.36। वैसे तो काफी संख्याएं थी, हमने तो एक एक पॉइंट लिया है और यहाँ पर बच गया 10 की पावर 39। एक 10 को इससे गुणा कर दिया। अब आसानी से कहने में भाग लग जाएगा, इसलिए हमने ये थोड़ा सा कार्यक्रम यहाँ पर किया है, इसको 10 से गुणा करने का। एफ ई बटा एफ जी ये चल रहा है, और ये रियल में अनुपात कौन सा था जो क्वेश्चन में दे रखा था, वही अनुपात चल रहा है, लेकिन अनुपात इसके बराबर हो चुका है। ठीक है, ये लीजिए साहब। और भाग देने पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ जाता है लगभग में 2.27 और गुणा में आ गया 39। यानी हमारे पास ये है एफ ई और बटा में क्या आया एफ जी, और यहाँ पर है 2.27 27 और ये 39, और बटा में कितना मान लेता हूं मैं 1। तो इस अनुपात के हिसाब से मेरे को यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इसमें ये वाला अंश वाला मान बड़ा है और एक क्या है यहाँ पर छोटा। कितना ज्यादा है 10 की पावर 39। तो यहाँ एफ जी को अगर मैं इधर भेज देता हूं, एफ ई बराबर 2.27 गुणा 10 की पावर 39 और यहाँ पर आ गया ये एफ सी। कहने का मतलब एफ ई का जो मान है वो एफ जी के मान से 10 की घात 39 कोटि का ज्यादा गुणा होता है। यानी अगर इसका मान 1 है ना, तो एफ ई का मान इतना गुणा होगा। तो वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है, यानी 10 की पावर 39 गुणा ये होता है। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि एफ ई जो है वो एफ जी के मान से क्या है बड़ा होता है। थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अनुपात दिख रहा है ना, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एफ ई का मान एफ जी के मान से बड़ा है। तो सारांश में हम ये लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों आर दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 की पावर 39 गुना ज्यादा होता है। ये हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है। और वैसे भी प्रकृति की जो 4 बल हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रबल बल तो कौन सा है, नाभिकीय बल। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास में विद्युत चुंबकीय बल, यानी जो विद्युत बल है आवेशों के मध्य। तीसरे नंबर पे आता है आपके पास में वीक फोर्स, यानी दुर्बल नाभिकीय बल। और चौथे नंबर पे आता है फिर आपके पास में गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल तो सबसे कमजोर होता है। प्रकृति में जो 4 फोर्स लगते हैं उनमें सबसे कमजोर बल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और दूसरे नंबर पे आता है आपके पास में ये वैद्युत बल वाला। ठीक है, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख देते हैं, और लैंग्वेज में हमारे पास में ये है कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अतः लैंग्वेज में लिख देते हैं हम यहाँ पर, अतः स्पष्ट है कि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो, तब उनके मध्य, और यहाँ पर निर्वात चल रहा है, तब उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल यानी एफ ई
उनके मध्य, क्योंकि द्रव्य कण है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा और आवेशित कण है तो वैद्युत बल भी लगेगा। उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल Fg से 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है, या 10 की पावर 39 गुना होता है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारांश हमें यहाँ पर समझ में आ गया। तो हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट बने थे और 3 पार्ट में हमारे पास तीसरा पार्ट ये था कि इस अनुपात के मान से हमें क्या समझ में आ रहा है। समझ में ये आ गया कि वैद्युत बल का जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल के मान से अधिक होता है और 10 की पावर 39 गुना ये ज्यादा होता है। ये भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इससे पहले वाला आपने नोट कर ही लिया होगा। कहीं पर भी कोई समस्या अगर आपको आई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अब इसके आगे। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट है, और 5वां जो क्वेश्चन है वो भी एक तरह से थ्योरेटिकल का टॉपिक ही है। क्लियर है? तो नेक्स्ट भाग में क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो आप अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए, ताकि उनके भी न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो सके और न्यूमेरिकल का जो डर है वो समाप्त हो सके। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।